तो साथियों नमस्कार। आज तक मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, उसमें तांसड़ा लेके बैठ जाएंगे कि आज हम आपको नुस्खा बताएंगे, दूध ऐसे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा। साथियों आज हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, जो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, उनका 60 साल का तजुर्बा है, वो आज आपको प्रॉपर बताएंगे कि दूध कैसे बढ़ेगा। दूध बढ़ाने के तरीके, कोई खिलाने से अकेले से दूध नहीं बढ़ेगा, उसमें हमें पशुओं का कब वैक्सीनेशन करनी है, पशुओं को, छोटे बच्चे को कैसे तैयार करेंगे, अगर शरीर में कुछ जान होगी तभी दूध देगा पशु, क्या खिलाएंगे वो तो बाद की बातें हैं। तो हमें सबसे पहले ये प्रॉपर एआई कब करनी चाहिए, पशु हमारा कौन सा सीमन लगाना चाहिए, उस चीज़ के बारे में प्रॉपर हम आपको बताएंगे। और दूध बढ़ाने का फार्मूला आज आपको प्रॉपर, आपको कहीं बाजार से कोई चीज़ लाने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपके घर में है। लेकिन वो चीज़ें आप कैसे पशु को दोगे वो हम आपको तरीका बताएंगे। तो हम चलते हैं, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी है, वो आपको प्रॉपर तरीके से दूध बढ़ाने का फार्मूला बताएंगे। हूँ डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा से। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि पशुओं से जो दूध की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स का ख्याल करना चाहिए। लेकिन आज की वीडियो में जो हम बातें करेंगे, हम उस मुद्दों पे बात करेंगे कि जो पशु हम लोग अपने डेयरी फार्मों में या घर पे पैदा कर रहे हैं, उनके दूध बढ़ाने की क्षमता पे हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, उनकी दूध बढ़ाने की क्षमता को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्राइमरली हम लोगों को 3 मुद्दों पे विचार करना होता है। नंबर 1, उन पशुओं का जेनेटिक पोटेंशियल को इंप्रूव करना। नंबर 2, पशुओं का सही साम संभाल करना। और तीसरी बात आती है पशुओं को बीमारियों से रहित करना या उसकी कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना, जो बीमारियां उस इलाके में पाई जाती हैं जिस इलाके में हम लोग पशुओं को पालने की व्यवस्था करते हैं। जहां तक पहले फैक्टर का सवाल है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक पोटेंशियल का इंप्रूव करना, सबसे पहली बात सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास जो पशु हैं उनका दूध पैदा करने की जो योग्यता है, जिसको हम लोग जेनेटिक पोटेंशियल बोलते हैं, जो कुछ उनको अपने माँ बाप से मिलता है, जितना किसी पशु का जेनेटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, अपनी जेनेटिक पोटेंशियल के आधार पे ही वो हम लोगों को दूध पैदा दे पाएंगे। लेकिन जेनेटिक पोटेंशियल से ज्यादा दूध लेना, ये थोड़े बहुत उसका फर्क पड़ सकता है अगर हम लोगों के मैनेजमेंट फैक्टर्स या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स बहुत अच्छे हों। लेकिन अगर जेनेटिक पोटेंशियल के मुताबिक हमारे जो दूसरे फैक्टर्स कम हों तो उसमें दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फॉल करती है। तो इसलिए जेनेटिक पोटेंशियल को इम्प्रूव करने के लिए सभी किसान भाइयों को एक बात तो बड़ी विनम्र बेनती करता हूं कि जब भी आप लोग इनकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराओ या इनको कोई भी नेचुरल सर्विस वाला तरीका अपनाने की कोशिश करो, तो उसमें जो भी सीमन का आप लोगों को सिलेक्शन करना है, उस सीमन में बहुत हाई क्वालिटी का सीमन हो, जिसमें दूध की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा हो। लेकिन केवल दूध के प्रोडक्शन से बात नहीं बनती, दूध की प्रोडक्शन के साथ साथ उस सीमन में उसकी, उस बफलो बुल की या काऊ बुल की जो उसकी सीमन की क्वालिटी है, उसमें फैट परसेंटेज भी ज़्यादा हो और उसके ब्रीडिंग कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे हों। अगर आप लोग ऐसे सीमन का सिलेक्शन कर पाओगे, ऐसे काऊ बुल के सीमन को यूज़ करोगे जिसमें ये सभी क्वालिटीज़ होंगी, तो ये बच्चे जो आप लोग पैदा करोगे, जितनी बछड़ियाँ पैदा करोगे, उसमें मिल्क प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, जिसमें आपकी फैट और एसएनएफ परसेंटेज भी आएगी और उसके ब्रीड कैरेक्टर्स भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इन पशुओं में कई बार ये प्रेगनेंसी डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वो भी पशुओं से इनमें रहते होंगे, इन पशुओं में वो बीमारियां भी नहीं आएंगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी आप लोगों को सीमन का सिलेक्शन करना है, उसको पूरे ध्यान से पढ़ के कीजिए, ताकि आप लोगों के जितने भी पशु आपके फार्म पे पैदा होंगे उनका जेनेटिक पोटेंशियल बहुत अच्छा हो। दूसरी बात आती है, जब आप लोगों के बछड़ियां पैदा हो जाती हैं, तो बछड़ियां पैदा होने के समय आप लोगों को किस किस बात का ख्याल रखना चाहिए, उसको हम लोगों को कैसे उनकी साम संभाल करनी चाहिए। सबसे पहले बछड़ियों के पैदा होते ही जहां तक जो पहला दूध आता है गाय के, जिसको हम लोग कलस्ट्रम या बौला बोल देते हैं, आपने सभी को उस बछड़ियों को जो पहले 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक 2 या 3 दिन के लिए
उसको बौला पिलाना अति अनिवार्य हो जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बौला है या जो कलेस्ट्रम है, इसमें प्रोटीन्स की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा और विटामिन्स की मात्रा नॉर्मल दूध से बहुत ज़्यादा होती है। और जहाँ तक स्पेशली प्रोटीन्स की मात्रा का सवाल है, इसमें ऐसे तरह प्रोटीन्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होते हैं, और एंटीबॉडीज़ होने के कारण अगर बच्चों को ऐसा कलेस्ट्रम पिलाया जाता है तो उनके शरीर में जो बीमारियों से लड़ने की व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि ऐसे बच्चे हमारे बीमार कम होंगे, बीमारियों से लड़ने की ताकत उनमें बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। और हमारी ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोगों को कलेस्ट्रम पिलाना है, उसको जल्दी से जल्दी पार्चुरेशन के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शरीर के हिस्से का, शरीर के बॉडी वेट का 10वां हिस्सा तकरीबन 24 घंटों में पिलाना चाहिए। जैसे अगर आपका बच्चे का बॉडी वेट 30 किलो है तो उसका 3 किलो कोलेस्ट्रम बनता है, 1.5 किलो सुबह से और 1.5 किलो शाम को। अगर आप लोग इतना कोलेस्ट्रम पिलाओगे तो उसमें एंटीबॉडीज की व्यवस्था बहुत ज़्यादा विकास होता है, जिसके कारण उसमें बीमारियां बहुत कम पनपती हैं। दूसरी बात, कोलेस्ट्रम पिलाने के बाद आप लोगों को, सभी बच्चों को डीवर्मिंग शेड्यूल और बाहरी परजीवियों को उनको मुक्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। सभी तरह के जो अंदरूनी कीड़े हैं या बाहरी परजीवी हैं, उनके लिए भी बच्चों को हम लोगों को प्रॉपर से डीवर्मिंग करनी पड़ती है, जो हम लोगों को रेगुलर 3 महीने तक करनी पड़ती है। सबसे पहले डीवर्मिंग आप लोग 12 या 13 दिन की उम्र में करते हो, उसके बाद 15 दिन की उम्र में, 15 दिन के बाद, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद, फिर उसके बाद 1 महीने के बाद, फिर हर 3 महीनों के बाद उनकी डीवर्मिंग की जाती है। लेकिन उससे भी खास ज़्यादा जरूरी चीज, ये दोगली बच्चियों में आप लोग परजीवियों का ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जितने भी ये टिक इन्फेस्टेशन है, ये क्रॉसब्रेड बच्चियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और ये क्रॉसब्रेड बच्चियों का सभी जितने भी टिक्स हैं बहुत खून पीते हैं, उसमें एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत आती है, और बहुत सी ऐसी ब्लड प्रोटोजोन इन्फेक्शंस हैं जो इन टिक्स के कारण पनपती हैं, और जिसमें ब्लड की डेफिशिएंसी भी आती है, और उसके साथ ब्लड की डेफिशिएंसी के साथ एनीमिक होकर पशु मर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। इसलिए अगर हम रेगुलर तौर पे इनका डीवर्मिंग करते रहेंगे और साथ में इनके परजीवियों का ट्रीटमेंट करते रहेंगे, तो ये हमारे सभी बच्चे इन बीमारियों से बचे रहेंगे, और उनकी जो ग्रोथ है, जो रेगुलर बॉडी वेट गेन है जो हम लोगों को चाहिए, रेगुलर बॉडी वेट गेन यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता रहेगा। और सभी डेयरी फार्मर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जितने भी बच्चियां आप लोग पैदा कर रहे हो, उनका जो बॉडी वेट गेन है वो रेगुलर और यूनिफॉर्म उम्र के साथ साथ लगातार बढ़ता रहे, ये उनके लिए अति अनिवार्य है। और तीसरी बात आ जाती है, जहां तक इस बच्चों का सवाल है, पहले 2 महीने जो बच्चे का पेट है, इसमें र्यूमन की व्यवस्था बहुत कम होती है, र्यूमन बहुत अच्छे से काम नहीं करता। तो इसलिए पहले 2 महीने बच्चों को हमेशा ही आप लोगों को केवल और केवल दूध पे देना चाहिए, केवल और केवल दूध ही पिलाना चाहिए। उसमें आप लोगों को तूड़ी या हरे पट्टों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तूड़ी या हरे पट्टों के लिए र्यूमन की व्यवस्था होती है, लेकिन छोटे बच्चों में र्यूमन का जो विकास बहुत कम होता है। इसलिए पहले 2 महीने बच्चों को केवल दूध पे, या 15 दिनों के बाद दूध रहित, फैट रहित दूध पे रखना चाहिए। जैसे आप लोगों का सपरेटा मिल्क हो गया या लस्सी होगी, जिसमें फैट नहीं होता, उसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा होती है, और 15 दिन के बाद बच्चों के लिए ज़्यादा प्रोटीन युक्त जो दूध है वो चाहिए, जिसमें उसके शरीर का विकास ज़्यादा होता है और उनका बॉडी वेट गेन भी ज़्यादा होता है। अगली बात आ जाती है वैक्सीनेशन कंट्रोल। जितने भी बछड़ियां आप लोगों के पैदा होती हैं, उनका रेगुलर वैक्सीनेशन कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस इलाके में जिस तरह की बीमारियां पाई जाती हैं, उन सभी के अगेंस्ट बच्चों को वैक्सीनेशन करना बहुत अनिवार्य है। प्राय अक्सर देखा गया है कि बछड़ियों को एचएस की बीमारी के अगेंस्ट, फुट एंड माउथ डिजीज की बीमारी के अगेंस्ट, या ब्लैक क्वार्टर की बीमारी के अगेंस्ट, इन तीनों छूती बीमारियों से रहित करने के लिए हम लोग टीके लगाते हैं। लेकिन जो टीकों की हम लोगों को सप्लाई होती है, उसमें हम एचएस के टीके अलग लगाते हैं, एफएमडी के टीके अलग लगाते हैं, और ब्लैक क्वार्टर के टीके भी अलग अलग से लगाए जाते हैं। और एचएस के टीके भी साल में 2 बार लगाए जाते हैं, एफएमडी टीके भी साल में 2 बार लगाए जाते हैं, लेकिन बीक्यू का टीका हम लोगों को साल में 1 बार लगाया जाता है।
इस बार एक साल में 5 बार जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो पशु वैक्सीनेशन स्ट्रेस के अंडर भी आते हैं। मैं सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि आप लोग ऐसी वैक्सीन यूज़ करें जिसमें एचएस, एफएमडी और बीक्यू की कंबाइंड वैक्सीन आती हो। वो साल में केवल एक बार ही लगाने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें आप लोग अपने पशुओं को इन तीनों बीमारियों से मुक्त कर पाओगे। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ तक ब्रूसिलोसिस बीमारी का सवाल है, हम लोगों को अपने डेयरी फार्म्स को ब्रूसिलोसिस बीमारी से भी रहित करना बहुत ज़रूरी है। और ब्रूसिलोसिस के लिए सभी फीमेल काफ्स को, जितनी भी बछड़ियाँ आपके पास होती हैं, 4 से 8 महीनों की उम्र में इनको ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन की जाती है। और ब्रूसिलोसिस की वैक्सीन एक बार करने से हम लोग इन बछड़ियों को इस ब्रूसिलोसिस बीमारी से रहित कर पाते हैं। अगर हम लोग इनको ब्रूसिलोसिस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे तो इसमें ब्रूसिलोसिस बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ज़्यादातर जितने भी बड़े पशुओं में अबॉर्शन के केसेस होते हैं उसमें 60 to 70% पशु में जो अबॉर्शन का मेन कारण है वो ब्रूसिलोसिस है। और जिसके कारण पशु में ब्रूसिलोसिस स्ट्रेस या अबॉर्शन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, जिसमें अल्टीमेटली दूध की प्रोडक्शन फॉल करती है। इसलिए अगर हम लोग जेनेटिक पोटेंशियल को इम्प्रूव करेंगे तो उसमें भी हम लोगों के पशुओं की दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी। और दूसरी बात, अगर हम मैनेजमेंट फैक्टर्स पे ध्यान देंगे जिसमें आपका प्रॉपर डीवर्मिंग है और आपकी प्रॉपर परजीवियों का कंट्रोल है और जिसमें आप लोगों के पशुओं का बॉडी वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा, अगर इन तीनों चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे तो इसमें बच्चों का विकास बहुत ज़्यादा होगा, अर्ली हीट में आएंगे, बच्चे सारे हेल्दी होंगे। और जब हेल्दी बच्चा होगा तो उनके आने वाले समय में उनकी दूध की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसके बाद जब हम लोग उनको वैक्सीन बीमारियों से रहित कर पाएंगे प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल अडॉप्ट करके, तो अगर ये बच्चे इन बीमारियों से रहित हो पाएंगे तो भी उनमें कभी भी ये दूध कम पैदा होने वाली व्यवस्था कभी उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि जब उनमें छूती बीमारियों से वो बिल्कुल रहित हो जाएंगे तो उनमें दूध की प्रोडक्शन भी हमेशा बरकरार रहेगी। ये हम आज की वीडियो में आप लोगों को यही बातें बताना चाहते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बारे में, जो दूध की प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, केवल न्यूट्रिशन बेस्ड हम पशुओं को कैसी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें ताकि इन पशुओं की दूध की प्रोडक्शन न्यूट्रिशन के आधार पे हम लोगों को कैसे इंक्रीज करनी है, उसके बारे में हम लोग आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।